नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है इस बुलेटिन में करुणा, प्रतिमा और सुमित। लेकिन आज सबसे पहले देश की सबसे बड़ी खबर की बात, संसद की सुरक्षा में चूक और इस मामले में से जुड़े इस मुद्दे के 5 बड़े अपडेट सबसे पहले देख लेते हैं। आरोपियों के आधार कार्ड की तस्वीर सामने आ चुकी है, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। दूसरी बड़ी अपडेट ये कि संसद के अंदर आरोपियों की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से बड़ा जानकारी ये सामने आई कि चारों आरोपी दोस्त थे, यानी एक दूसरे को जानते थे। और चौथी बड़ी जानकारी है कि संसद की सुरक्षा में चूक के बाद बड़ा एक्शन लेते हुए पूर्व सांसदों के एंट्री पास रद्द कर दिए गए हैं। संसद में इसके अलावा विजिटर्स एंट्री पास भी रद्द करने के आदेश जारी हो चुके हैं, यानी अगले आदेश तक इन पर पाबंदी होगी। और देखिए, संसद की सुरक्षा चूक मामले पर बड़ी खबर क्या आ रही है इस वक्त की, आपको बता दें। साजिश में 6 आरोपी शामिल थे, ये सोर्सेज बता रहे हैं। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है तो 4 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए उनसे पूछताछ लगातार जारी है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में। और अब पूछताछ के आधार पर यह खबर सामने आ रही कि कुल मिलाकर इसमें जो इन्वॉल्वमेंट थी वो 6 आरोपियों की थी इस पूरी साजिश में। जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे लगातार पूछताछ का क्रम जारी है और इसी पूछताछ में यह जानकारी सामने निकल कर आ रही है। और देखिए, लगातार वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से संसद के अंदर उस वक्त एक दहशत का माहौल हो गया। संसद के अंदर तमाम जो सांसद है काफी घबरा गए थे। इसके बाद देखिए कैसे ये जो आरोपी है जिसका नाम सागर बताया जा रहा, उसको पकड़ा गया और इसके बाद धर दबोचा गया। पिटाई का मामला भी सामने आया है। और इस वक्त हमारे साथ जो हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं उनका हम सीधा रुख करते हैं। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े। जितेंद्र, एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि इसमें 4 नहीं बल्कि कुल मिलाकर पूरी साजिश में 6 आरोपी इन्वॉल्व थे। और क्या डिटेल्स आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए तफ्तीश के दौरान जितेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मामले में नीलम, अमोल, इसके अलावा मनोरंजन। जी बिल्कुल, जी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में 4 लोगों की पहले पहचान हुई थी, जिनमें से 2 लोग संसद के अंदर थे, 2 लोग संसद के बाहर थे। जो संसद के बाहर थे उनकी पहचान अमोल और नीलम के रूप में हुई, जो अंदर थे उनकी पहचान मनोरंजन और एक अन्य शख्स के रूप में हुई। इन चारों से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन पूछताछ के दौरान सबसे अहम खुलासा हुआ कि चारों के अलावा इस पूरे घटनाक्रम के अंदर दरअसल 6 लोग शामिल थे। इन चारों की जो मुलाकात हुई थी वो गुरुग्राम के अंदर हुई थी, एक होटल के अंदर 3 दिन पहले, और उसके बाद आज का दिन इन्होंने तय किया था। तो ये तमाम बातें हैं जो अब तक निकल कर सामने आ रही हैं। साथ ही पता ये भी चला है कि 3 महीने पहले ये सभी आपस में सोशल मीडिया के जरिए इनकी आपस में पहचान हुई थी और तभी से ये लोग इस तरीके की घटना को अंजाम देने का प्लान तैयार कर रहे थे। जी तो बिल्कुल जितेंद्र, जो जानकारी है वो ये सामने आ रही कि किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग चल रही थी। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि जो सभी आरोपी हैं उनसे इस वक्त पूछताछ का क्रम जारी है। और जैसे जितेंद्र बताया कि काफी अरसे से ये सब कुछ प्लान किया जा रहा था। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, संसद की सुरक्षा की चूक मामले में ही जो सामने आ रही है, आरोपियों का आधार कार्ड दरअसल सामने आया है। आरोपी मनोरंजन सागर शर्मा के आधार कार्ड सामने आए हैं। सदन के अंदर पकड़े गए दोनों आरोपियों से इस वक्त पूछताछ जारी है, लेकिन इस बीच इनका आधार कार्ड भी सामने आया है, जिसके जरिए बहुत कुछ जानकारी सामने आई है। इनके पते के बारे में मालूम हुआ है कि इनका एड्रेस क्या है, कहां से ये ताल्लुक रखते हैं। तो ये तमाम जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है और इस बीच पुलिस भी लगातार इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ये तस्वीरें देखिए, सागर शर्मा और इसके अलावा मनोरंजन डी, इन दोनों के ही आधार कार्ड इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। तो इनके डेट ऑफ बर्थ की जानकारी भी इससे सामने आई है। और संसद सुरक्षा चूक के आरोपियों का एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। चारों आरोपी सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के दोस्त बने थे। सागर और मनोरंजन संसद के अंदर थे, नीलम और अमोल शिंदे संसद के बाहर मौजूद थे। जूते के अंदर कलर स्मोक रखे गए थे, यानी जूते के अंदर इन्होंने काटकर उसको स्मोक को रखा था, कलर स्मोक को। और कहा यह जा रहा है कि चारों के चारों शख्स जो हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही एक दूसरे के दोस्त बने थे। और इनकी जो जानकारी थी वो ये भी है कि 2 लोग अंदर थे और 2 लोग बाहर थे।
और इस वक्त की बड़ी खबर संसद से ये आ रही है कि संसद में सुरक्षा चूक पर सर्वदलीय बैठक जारी है। स्पीकर ओम बिरला कर रहे हैं सर्वदलीय बैठक। स्पीकर का सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा करने के उनकी तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं। स्पीकर ने लोकसभा में ये कहा भी था कि सभी से बातचीत करेंगे और अगर किसी की तरफ से कोई और सुझाव भी होगा तो उसका भी संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन अभी इस वक्त ये बैठक चल रही है, सर्वदलीय बैठक, जिसमें सभी दलों के नेताओं से बात की जा रही है स्पीकर ओम बिरला द्वारा। और देखिए एक और बड़ी खबर, संसद में सुरक्षा चूक के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। सांसदों के पीए के पास को रद्द करने का आदेश दिया गया है। सोर्सेज ये बतला रहे हैं अगले आदेश तक संसद में एंट्री पास को रद्द करने का फैसला लिया गया है। और इस बीच संसद सुरक्षा में सेंध के बाद स्पीकर का बड़ा फैसला भी सामने आया है। संसद विजिटर पास पर भी रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक के लिए विजिटर पास पर रोक लगा दी गई है। विजिटर गैलरी से ही लोकसभा में कूदे थे 2 आरोपी, जिनकी तस्वीरें सामने आई। तो मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं आज की घटनाक्रम के बाद, उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले और हैं जो आने वाले दिनों में लिए जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी इन आरोपियों को लेकर जानकारी बहुत सारी सामने आना बाकी है? बिल्कुल प्रतिमा, देखिए संसद की सुरक्षा बेहद संवेदनशील मुद्दा है और इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और चूंकि संसद में ये घटना घटी और उसके बाद सभी सांसद चिंतित थे, इसलिए स्पीकर ने अभी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है ताकि और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। देखिए, अगर एक बार कोई घटना घटती है, जो घटी 13 दिसंबर 2001 को, तो वो चूक थी। लेकिन अगर वही घटना दोहराई जाती है और दूसरे रूप में दोहराई गई तो वो फिर अपराध है। और इसीलिए ऐसी स्थिति में आने वाले समय में कोई घटना और ना घटे तो क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उसको सोचने की जरूरत है। ऐसे वक्त में जब भारत के लोकतंत्र पर खतरा है, वैसे में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर किस तरह से सुरक्षा को और चाक चौबंद किया जाए, इस पर तो बैठकें होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, चुनौतियां कई तरह की है। आज कोई स्मोक बम लेकर आया, कल के दिन में कोई आएगा, अगर वो कपड़े में कोई वायरस लेकर आ जाए, कोई बायोलॉजिकल वेपन लेकर आए, फिर आप कैसे इंश्योर करेंगे? कोई केमिकल वेपन लेकर आ गया, फिर आप कैसे इंश्योर करेंगे? मुझे लगता है कि नई संसद परिसर में सुरक्षा के पैमाने भी एकदम उस क्लास के होने चाहिए, वर्ल्ड क्लास के, जहां पर किसी भी तरह का खतरा हो, ना केवल फिजिकल थ्रेट, ना केवल जो बम और बारूद के थ्रेट, बल्कि केमिकल, बायोलॉजिकल, हर तरह के थ्रेट से कैसे मुकाबला करना है, इन सब पर भी चर्चा होनी चाहिए। इस बीच में आपको बता दूं, कोशिश में करूंगा कि आपको दिखाने के लिए कि संसद परिसर के ठीक ऊपर में, संसद की बिल्डिंग के नई बिल्डिंग के ऊपर में इस वक्त दिल्ली पुलिस के आधे दर्जन से अधिक सुरक्षाकर्मी ऊपर में घूम रहे हैं। तो आप समझिए कि इस वक्त जायजा लिया जा रहा है कि संसद के ऊपर में, संसद बिल्डिंग के ऊपर में कि कहीं कोई चूक तो नहीं है। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगा, जो घटना घटनी थी वो घट गई, इसके बाद आगे यह घटना ना घटे, इसको इंश्योर करना देश के सभी सुरक्षा एजेंसियों का। मनीष, बिल्कुल देखिए, समीक्षा की जानी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये संसद का मामला है, संवेदनशील इलाका है और सारे सांसदों के साथ साथ कई हाई प्रोफाइल लोग भी वहां मौजूद रहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी। और देखिए, यही बात है कि लगातार कहा जा रहा है कि समीक्षा करना बेहद ज्यादा जरूरी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, हमारे दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और संसद के अंदर से सबसे सनसनीखेज वीडियो भी सामने आ रहा है। संसद के अंदर आरोपियों की पिटाई की गई, जहां स्मोक स्टिक छोड़ रहे आरोपियों को पीटा गया। वीडियो में आरोपियों को पीटते हुए दिख रहे हैं लोग, और कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह ओजला ने सबसे पहले आरोपियों को पकड़ा था। आज संसद की सुरक्षा में चूक के मामले से जुड़ा यह अब तक का सबसे सनसनीखेज वीडियो है। इसमें दिखाई दे रहा है कि स्प्रे कांड को अंजाम देने वालों की संसद के अंदर पिटाई हो रही है। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह ओजला ने सबसे पहले आरोपियों को पकड़ा और फिर मौके पर मौजूद बाकी सदस्यों ने भी आरोपियों को घेर लिया। इस बीच 2 बड़ी और अहम जानकारियां सामने आई। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पूर्व सांसदों और सांसदों के निजी सहायकों के संसद भवन में एंट्री पास अगले आदेश तक रद्द करने के आदेश दिए। वहीं आरोपियों के आधार कार्ड की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये सागर शर्मा का आधार कार्ड है, जो लखनऊ का रहने वाला है। इसी तरह दूसरा आधार कार्ड बेंगलुरु के रहने वाले मनोरंजन गौड़ा का है।
और आइए अब आपको एक साथ 6 तस्वीरों से संसद में हुए पूरे घटनाक्रम को दिखाते हैं। ये 6 तस्वीरें बताएंगी कि दरअसल आज किस तरह का घटनाक्रम हुआ संसद परिसर में और संसद के बाहर भी। देखिए किस तरह से दर्शक दीर्घा से कूदे 2 लोग और जैसे ही वो नीचे आए सांसदों के बीच पहुंचने के बाद उन्होंने स्मोक छोड़ा और यहीं पर उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई। ये तीनों तस्वीरें बताती हैं कैसे जूते से कलर स्मोक निकाला गया और फिर बाहर जो कार्रवाई हो रही थी वहां पर भी क्योंकि 2 लोग थे उनको कैसे पकड़ा गया। फिलहाल पूछताछ की जा रही है और इसके अलावा संसद के भीतर एक बार फिर इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई। ये 6 तस्वीरें बताती हैं कि आज संसद में किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी। और वहीं संसद सुरक्षा चूक को लेकर जांच शुरू हो गई है। फॉरेंसिक की टीम संसद के अंदर भी पहुंची है और संसद के बाहर से भी कलर स्मोक का सैंपल लिया गया है। दिल्ली पुलिस इस वक्त पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन के बाहर भी कलर स्मोक का इस्तेमाल किया गया था जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था आरोपियों की तरफ से और वहां पर जाकर सैंपल इकट्ठा किया गया। जो पाउडर है उसे इकट्ठा किया। संसद के हम उसके बुरादे को इस सवाल का जवाब चाहिए कि आखिरकार भारत की संसद पर संसद के हमले के 21वीं बरसी में क्या कुछ हुआ है, तो उसका जवाब मिलेगा यहां से। उसका जवाब मिलेगा कि इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम को कैमरे पर आप देख रहे हैं। फॉरेंसिक टीम अपने तमाम साजो सामान के साथ यहां पर मौजूद है। उनके अधिकारियों ने फिर यहां पर घेरा बनाया है। उनके अधिकारी इस वक्त देखिए फॉरेंसिक टीम के महिला अधिकारी वो जो कलर स्मोक है उसके बुरादे को इस वक्त अपने पेपर में ले रही है ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सके। उनके सीनियर अधिकारी उन्हें बता रहे हैं कि ये जो बुरादा लेना है उस बुरादे में से क्या क्या किस तरह से लेना है। देखिए मैं आपको बता दूं कि मुझे खुद जो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब है यानी सीबीआई की जो CFSL लैब है वहां पर रहकर ट्रेनिंग करने का मौका मिला है और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त इस इन्वेस्टिगेशन के लिए यहां से इस बुरादे को लिया जा रहा है ताकि आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चल सके कि संसद के भीतर सदन के भीतर जब उसका इस्तेमाल हुआ तो वो कितना डेंजरस हो सकता था। बात यह नहीं है, हो सकता है कि दुनिया भर के दर्शक ये सोचते होंगे कि ये केवल स्मोक बम ही था, क्या हो गया, लेकिन बात यह है कि फॉरेंसिक जांच से यह पता चलेगा कि क्या इस तरह का हथियार में इस्तेमाल हो सकता है। संसद की सुरक्षा में भारी चूक ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। इस घटना के बाद दर्शक दीर्घा को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। देखिए आज दोपहर के वक्त आखिर संसद में हुआ क्या था। नई संसद के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई चल रही थी। लोकसभा में पश्चिम बंगाल के मालदह उत्तर से बीजेपी सांसद सुगेन मुर्मू भाषण दे रहे थे। सभापति की कुर्सी पर बैठे थे बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल। तभी अचानक दर्शक दीर्घा से किसी के कूदने की आवाज आई। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक। सभी सांसद चौंक गए। कोई कुछ समझ पाता कि युवक एक बेंच से दूसरी बेंच पर कूदने लगा। तभी बीएसपी के सांसद मलूक नागर युवक की तरफ बढ़े और उसे दबोच लिया। युवक के कूदते ही पीठासीन पदाधिकारी राजेंद्र अग्रवाल ने सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित करने की घोषणा कर दी। घोषणा करते वक्त वो बहुत घबराए दिख रहे थे और उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी उस वक्त सदन में ही मौजूद थे। उस समय तो केवल ये था हमें मारने आया है और पकड़ के या तो इसे मारो या इस पर कोई हथियार चला ना पाए तो इसके हाथ पैर पकड़ लो। इसको पूरी तरीके से पकड़ लिया था और उठा लिया था ऊपर। किसी ने हाथ किसी ने पैर पकड़ के चारों तरफ से पिटाई भी उसकी सभी कर रहे थे। ये मैं मानता क्या हूँ तो रिजल्ट अपने आप में सर्टिफिकेट है कि सिक्योरिटी की तो कहीं ना कहीं चूक तो है ही है। और देखिए संसद भवन के बाहर से पकड़ी गई महिला नीलम हरियाणा के जिंद की रहने वाली है और किसान आंदोलन में भी जुड़ी रही हैं। साथ ही जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन में भी हिस्सा ले चुकी हैं। नीलम मेरी बड़ी दीदी है सर। वो हमें तो पता भी नहीं था कि वो दिल्ली गई है। हमें तो यही पता था कि हमने तो वो हिसार में छोड़ रखी है स्टडी के लिए। रोजगारी का तो सर उन्होंने कई बार मुद्दा उठा लिया। जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन में भी गई थी, वो उनके साथ ही थी। किसान आंदोलन में भी किया उन्होंने। तो सर बेरोजगारी तो है ही, आपको ही पता है। नीलम के परिवार का कहना है कि नीलम हिसार में रहकर पढ़ाई करती थी और उन्हें भी घटना के बारे में टीवी से जानकारी मिली। वो किसी भी राजनीतिक पार्टी या संगठन से जुड़ी हुई नहीं है। वहीं गांव वाले का कहना है कि नीलम एक अच्छी लड़की है, कभी किसी विवाद से नाता नहीं रहा है। बड़ी पढ़ी लिखी बड़ी सभ्य लड़की है
तो किस तरह के विचार थे, वो किस तरह की बातें करती थी? बहुत बढ़िया बातें करती थी। ये तो कहती थी भाई सरकार ने ये वादे करे थे, इतना रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन किया कुछ नहीं सरकार ने, इसलिए उसका गुस्सा था। आरोपी मनोरंजन गौड़ा के पिता का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे का इरादा गलत नहीं था, समाज के लिए अच्छा करना चाहता है। इस वक्त मैसूर में है आरोपी मनोरंजन के पिता। मनोरंजन के पिता का यह कहना है कि समाज के लिए अच्छा करना चाहता है, मेरे बेटे के इरादे गलत नहीं हैं। और वहीं संसद की सुरक्षा में हुई चूक की तफ्तीश में अब कई परतें खुलने लगी हैं। इस घटना को अंजाम देने वाले चारों किरदार पूरी तैयारी के साथ आए थे। पूरा खुलासा देखिए। सुरक्षा में चूक संसद के अंदर और संसद के बाहर हुई, ये कैसे हो गया? अब इसकी जांच शुरू हुई है। नीलम और अमोल के पास मोबाइल नहीं था, आरोपियों के पास पहचान पत्र नहीं था, किसी संगठन से संबंध होने से इनकार। चारों आरोपी एक दूसरे को जानते थे, सोशल मीडिया के जरिए जुड़े थे। जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन। इस घटना की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। हंगामे के बाद फॉरेंसिक टीम ने संसद के अंदर जाकर जांच की। टीम ने कलर स्मोक के सैंपल भी लिए हैं। घटना के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ के डीजीपी संसद पहुंचे और हालात का जायजा लिया। संसद सुरक्षा में सेध के बाद स्पीकर ओम बिरला ने अगले आदेश तक संसद विजिटर पास पर रोक लगा दी है। संसद के अंदर घुसकर इन आरोपियों ने इस तरह की हरकत क्यों की, अभी इस एंगल पर जांच हो रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये मशहूर होने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। आरोपियों ने जूते के अंदर से काटकर उसके अंदर कलर स्मोक छिपाया था। अब स्पेशल टीम संसद के अंदर और बाहर हुई इस घटना की गहराई से जांच करेगी, जिसमें कुछ और तथ्य सामने आ सकते हैं। आखिर दोनों शख्स कैसे सदन के अंदर तक पहुंच गए? 22 साल बाद संसद हमले की बरसी के मौके पर ही क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया? क्या इस वारदात के पीछे कोई बड़ी साजिश है? देखिए, सवाल उठाती है रिपोर्ट। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की सुरक्षा में चूक से जुड़ी इन तस्वीरों ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दो हमलावर सदन के भीतर कैसे पहुंचे? स्मोक क्रैकर कैसे पहुंचा? सदन में कूदते आरोपी को पकड़ने के लिए सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं आए? सांसदों को आपातकालीन व्यवस्था की ट्रेनिंग क्यों नहीं दी गई थी? बीजेपी सांसद के हवाले से बने आरोपियों के एंट्री पास पर किसकी जवाबदेही? शुरुआती जांच के आधार पर चिंता की बात नहीं कहना कितना सही है, क्योंकि जो कलर स्मोक लेकर घुसे वो बम भी ला सकते थे। लोकसभा के अंदर सांसदों को बंधक भी बनाया जा सकता था। हैरान करने वाली बात तो यह है कि चूक संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर सामने आई। अब संसद की सुरक्षा में चूक पर सर्वदलीय बैठक की गई है। लोकसभा स्पीकर ने फ्लोर नेताओं की बैठक बुलाई। साफ है कि यह बड़ी चूक बेहद भारी साबित हो सकती थी, इसलिए बिना देर की तफ्तीश शुरू हो चुकी है। और देखिए, अब इस पूरी घटना की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। आरोपी सागर शर्मा के घर पहुंचा है TV9 भारतवर्ष और लखनऊ के आलमबाग का रहने वाला है ये सागर शर्मा। और देखिए, लगातार हमारी संवाददाता प्रीति भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो हमें बताएंगी आखिरकार कि क्या कुछ उन्होंने पता किया इसके बारे में। प्रीति, देखिए, लगातार इसका आईडी प्रूफ तो हम दिखा रहे हैं, लगातार आधार कार्ड की कॉपी हम दिखा रहे हैं, लेकिन जरूरी यह है कि आखिरकार क्या पहले भी इस तरीके की चीजों में ये इन्वॉल्व रहा है? मैं आपको बता दूं कि इस समय TV9 की टीम जो है वो सबसे पहले सागर शर्मा, जो कि पार्लियामेंट में जिसने हमला किया उसमें से एक आरोपी बताया जा रहा है, और जिसके घर हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, उसकी जो माँ है वो हमारे साथ मौजूद है। और मैं आपको बता दूं कि जो सागर है ये ई-रिक्शा चलाता है लखनऊ में और आलमबाग का रहने वाला है। उसकी माता जी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि वो उनको बता के गया था कि वो कहीं दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहा है। आंटी, ये बताइए कि आप सागर की कौन है? अच्छा, तो वो कब गया था यहाँ से? 2 दिन हुए। क्या बता के गया था? जो आपको बताया क्या? दोस्तों के साथ जा रहा हूँ धंधा प्रदर्शन के लिए, कोई काम। अच्छा, किस? वही बस यही मुझे पता है। और क्या करता है सागर? सागर यही रिक्शा चलाता है। अच्छा, तो उसे पता था कि किस तरीके का प्रदर्शन करने जा रहा है, किन लोगों के साथ प्रदर्शन करेगा, कहाँ करेगा? उनको पता है कि मुझे घबराहट हो रही है। आपको पता है कि वो पार्लियामेंट के अंदर गया और इस तरीके की? पर हमारा बच्चा ऐसा है नहीं, हमको
बहुत ताजुब लग रहा है। वो जो 4 लोग और थे उनको जानती हैं आप? वो क्या उनके दोस्त हैं? उनको नहीं मालूम। क्या इससे पहले भी उसने इस तरीके की किसी तरीके की कोई प्रोटेस्ट किया है क्या लखनऊ में? ऐसा कभी नहीं किया, सबको पता है यहाँ पर। कितनी पढ़ाई की है उसने? इंटर किया है। क्या करता है अभी? वही अभी तो बताया तो है, ई रिक्शा चलाती है। तो अभी आपकी लास्ट टाइम फोन पे बात कब हुई थी? क्या आज सुबह उससे फोन पे बात हुई? नहीं, आज नहीं हुई, कल ही बात हुई। क्या क्या कह रहा था जब बात हुई? कुछ नहीं, और कोई बात नहीं, खाने पीने की बात हुई थी। हमें तो ये पता नहीं था कि होने वाला है। हम तो खाने पीने के लिए पूछ रहे थे, खाना खाया कि नहीं, तो बोला खा लिया। फिर उसके बाद फोन रख दिया। अच्छा, उसने आपसे कहा था कि वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं दिल्ली में, तो किन मुद्दों पर प्रोटेस्ट करने गए हैं बताया? और देखिए लगातार हमारी संवाददाता प्रीति हमारे साथ जुड़ी हुई थी और बता रही थी कि किस तरीके से रिक्शा चलाने का काम करता था, और हालांकि उनकी मां से भी उन्होंने बातचीत की और बताया कि देखिए पहले इस तरीके की किसी घटना में वो शामिल नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रीति। और अब ऐसी सियासी खबरों की बात जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा फैक्टर बनने की गारंटी है। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ में आज हुई विष्णु साय की ताजपोशी से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ में आज विष्णु सरकार बन गई। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके बाद अरुण साव और विजय शर्मा ने डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ली। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे। और छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने आज शपथ ले ली। समारोह में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह शामिल हुए। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं। पीएम मोदी की मौजूदगी में आज छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की ताजपोशी हुई। रायपुर में हुए शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह, नड्डा, गडकरी समेत 11 प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को कमान देकर बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। प्रदेश में करीब 34% आदिवासी मतदाता हैं, तो कई पड़ोसी राज्यों में भी आदिवासी वोटरों का बड़ा फैक्टर है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने 2024 के लिए बड़ा संदेश दिया है। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि वही छत्तीसगढ़ में ही बीजेपी ने अरुण साव को उप मुख्यमंत्री बनाकर ओबीसी समाज को साधने की कोशिश की है, तो ब्राह्मण समाज के आने वाले विजय शर्मा को भी डिप्टी सीएम बनाया है। मैं विजय शर्मा। ब्राह्मण वोटर भी छत्तीसगढ़ में बड़ी भूमिका निभाते हैं और बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग और रणनीति का बड़ा हिस्सा हैं। ऐसे में विजय शर्मा भी छत्तीसगढ़ की राजनीति में प्रभावी साबित हो सकते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में फायदे की गारंटी साबित हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में आज से मोहन राज की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को भी शपथ दिलाई गई। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मध्य प्रदेश की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो गया है। सबसे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर एमपी के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस तरह मोहन यादव सूबे के 21वें सीएम बन गए हैं। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने सभी को शपथ दिलाई। फिलहाल किसी और विधायक ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली है। कार्यक्रम 10 मिनट का रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल हुए। मोहन यादव ओबीसी समुदाय से आते हैं, जिनकी मध्य प्रदेश की जनसंख्या में 48% से ज्यादा है। मोहन यादव 2013 में पहली बार उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक चुने गए थे। 2018 और फिर उसके बाद 2023 में विधानसभा सीट बरकरार रखी। डॉक्टर मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में उनका परिवार भी खास तौर पर पहुंचा था। परिजनों ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी। देखिए, इस वक्त मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनका परिवार भी हमारे साथ है, उनके रिश्तेदार भी यहाँ पर पहुंचे थे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? गुंजल। गुंजल, आप बताइए आपके परिवार के लिए कितना बड़ा पल ये रहा जब शपथ ली मोहन यादव ने मुख्यमंत्री की?
ये बहुत बड़ा मूवमेंट था, क्योंकि इतनी जल्दी मुख्यमंत्री बनना हम लोगों को ऐसा बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, बट बहुत खुशी का दिन था हमारे लिए। बहुत अच्छा लगा हमें। जैसे शिवराज सिंह जी ने अभी तक जो भी काम किया है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, हमें उम्मीद है आगे भी वैसा ही हम लोग और अच्छा काम करेंगे। इससे पहले परिवार में आपके कभी बातचीत हुई कि मोहन यादव जी भी मंत्री तो बन गए हैं, अब मुख्यमंत्री भी बनेंगे, ऐसा कभी चर्चा हुई? नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कभी। हमको ऐसा था कि बस अच्छा काम कर रहे हैं, बस वही करते रहना है। बाकी तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मूवमेंट था। हमने देखा इस चुनाव में महिलाओं का कितना बड़ा मुद्दा रहा, वुमेन रिजर्वेशन की भी चर्चाएं हो रही है और लाडली बहना जैसी योजना। आप क्या सोचती हैं और क्या कुछ बेहतर होना चाहिए मोहन यादव जी को एज अ मुख्यमंत्री, और क्या कुछ करना चाहिए महिलाओं को? अभी तक था अच्छा ही था, अब आगे हम चाहेंगे और अच्छा हो, और अच्छा करेंगे ही, तो वो देखा जाएगा। अभी आगे पता चलेगा जो भी और बहुत सारी जो चीज़ें हैं होंगी। मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के तौर पर जगदीश देवड़ा बड़ी भूमिका निभाएंगे। उनकी ताजपोशी से क्या सियासी संकेत मिल रहे हैं, देखिए पूरी खबर। जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं। मध्य प्रदेश में जगदीश देवड़ा की उप मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा संकेत है। मध्य प्रदेश में जगदीश देवड़ा एससी वर्ग का बड़ा चेहरा है। 1990 में पहली बार विधायक बनने के बाद से करीब 33 साल लंबे सियासी सफर में देवड़ा ने मध्य प्रदेश की राजनीति में गहरी छाप छोड़ी है। मध्य प्रदेश में थावरचंद गहलोत के बाद जगदीश देवड़ा को एससी वर्ग का सबसे कद्दावर नेता माना जाता है। ऐसा क्यों है, ये भी जान लीजिए। 16% एससी मतदाताओं वाले मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा 8वीं बार विधानसभा में पहुंचे हैं। देवड़ा 2003 में पहली बार विधायक चुने गए थे और फिलहाल मल्हारगढ़ विधानसभा सीट से विधायक हैं। उनका सियासी सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ था। उन्हें 3 बार कैबिनेट मंत्री रहने का अनुभव है, तो शिवराज सरकार में भी उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर शानदार काम किया। देवड़ा की बीजेपी के संगठन में भी अच्छी पकड़ मानी जाती है। 66 साल के जगदीश देवड़ा अपनी फिटनेस को लेकर सजग रहते हैं। देवड़ा की बेदाग छवि और विवादों से कोसों दूर रहने की आदत उन्हें एक अलग शख्सियत बनाती है। इधर शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की बेटी ने कहा कि लाडली योजना ने महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी तारीफ की। एज अ महिला आप क्या उम्मीद करती हैं उनसे कि और बेहतर कार्य महिलाओं के लिए, उनके विकास के लिए होने चाहिए? जी बिल्कुल। एक तो लाडली बहना योजना ने बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया है महिलाओं में। वी फील इंडिपेंडेंट एंड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन में वी नीड मोर इंस्टीट्यूशंस एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज अभी एमपी में आने चाहिए, बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने चाहिए। तो इन सब में पापा डेफिनेटली काम करेंगे। आपको लगता है इस जीत में लाडली बहना योजना का भी बड़ा योगदान रहा है? बिल्कुल रहा है। एक सेल्फ रिस्पेक्ट मिला है लेडीज़ को और महिलाओं को, जो बहुत बड़ी बात है। और ये जो शिवराज जी चौहान ने दिया है वो बिल्कुल जीत के लिए बहुत फेवरेबल था। एक मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज जी हमेशा याद किए जाएंगे, खास तौर पर उनकी बहनें, महिलाएं, आप लोग। बिल्कुल। विल मिस यू शिवराज जी, विल मिस यू अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले जगदीश देवड़ा की पत्नी ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम बनेंगे। मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी की पत्नी हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपके लिए, आपके परिवार के लिए आज कितना बड़ा पल रहा? कुछ ही देर पहले उन्होंने शपथ ली। जी, बहुत ही हमारे परिवार के लिए, मेरे लिए बहुत ही गौरव के क्षण हैं ये। बहुत प्रफुल्लित हैं हम सभी लोग, बहुत खुशी हो रही है। इससे पहले कभी सोचा था आप लोगों ने कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे जगदीश देवड़ा जी? नहीं, सोचा तो नहीं था, लेकिन ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का है। आप बताइए कि अब एज अ उप मुख्यमंत्री आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं जगदीश देवड़ा जी से कि वो कितना और बेहतर कार्य करें मध्य प्रदेश के विकास के लिए? मध्य प्रदेश के विकास के लिए वो तो हमेशा से बेहतर काम करते आए हैं। बाकी उनको जो भी निर्देश करेंगे, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो भी कहेंगे, तो बिल्कुल वो उस पर खरे उतरेंगे, उनके आदेशों पर। जी। आज सुबह हमने देखा कि काफ़ी पूजा पाठ करते हुए दिखाई दिया। हालांकि इससे पहले भी जब वो बजट पेश करने जाते थे उस वक्त भी करते थे। कितनी पूजा पाठ करते हैं वो और आप लोग सभी? जी, कितनी पूजा अर्चना करते हैं आप? हाँ, डेली, रोज़ करते हैं। पूजा के बाद ही उनके दिन की शुरुआत होती है।
तो देखिए वहीं राजेंद्र शुक्ला की भी डिप्टी सीएम के तौर पर ताजपोशी हो गई है। पार्टी ने इस बार ऐसे चेहरों को सामने किया है जिनसे भविष्य का समीकरण तय किया जाएगा। मैं राजेंद्र शुक्ला। मध्य प्रदेश में राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने विंध्य और ब्राह्मण समाज को साधा है। मध्य प्रदेश में 14% ब्राह्मण वोटर बड़ा फैक्टर है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। राजेंद्र शुक्ला की डिप्टी सीएम के तौर पर ताजपोशी होने से मध्य प्रदेश में बीजेपी की ब्राह्मण समाज पर पकड़ और मजबूत होगी। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के सियासी सफर पर भी एक नजर डाल लीजिए। राजेंद्र शुक्ला 2003 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे। उन्हें 2003 में मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली थी। रीवा से 5 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके राजेंद्र शुक्ला अब मध्य प्रदेश के कद्दावर नेताओं में शुमार हैं। उन्हें 4 बार प्रदेश सरकार में मंत्री रहने का अनुभव है। वो मध्य प्रदेश में बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य भी हैं। तो सिविल इंजीनियर राजेंद्र शुक्ला को मध्य प्रदेश में बेहद पढ़ा लिखा और काबिल नेता माना जाता है। शानदार राजनीतिक समझ और मजबूत प्रशासनिक पकड़ की वजह से राजेंद्र शुक्ला ने मध्य प्रदेश सरकार में 4 बार मंत्री के तौर पर शानदार काम किया है। 3 राज्यों में बीजेपी ने इस बार जिन चेहरों पर मोहर लगाई है उसका असर 2024 के चुनाव में दिखने के आसार है। पार्टी ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। 3 राज्यों में मुख्यमंत्रियों का नाम तय करने के साथ साथ बीजेपी ने बतौर डिप्टी सीएम जिन चेहरों को आगे किया उससे ये भी तस्वीर साफ हो गई कि बीजेपी अब महज ब्राह्मण बनिया की पार्टी नहीं रही, बल्कि इसमें अपने साथ अगड़ा, पिछड़ा, महिला, ओबीसी, दलित और आदिवासी को भी जोड़ लिया गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मोहन यादव यानी ओबीसी को सीएम बनाया, राजेंद्र शुक्ल यानी ब्राह्मण और जगदीश देवड़ा यानी दलित को डिप्टी सीएम बनाया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाने का भी फैसला हुआ, यानी इन 4 चेहरों से बीजेपी ने ओबीसी, दलित और स्वर्ण को साध लिया। मोहन यादव की ताजपोशी के जरिए बीजेपी न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर भारत की एक प्रमुख ओबीसी जाति यादव को साधने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं जहां 10% यादव हैं। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं जहां 10% यादव हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, 14% यादव हैं। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, 16% यादव हैं। इन तमाम सीटों को जोड़ लें तो इनकी संख्या 159 हो जाती है। पिछले चुनाव में बीजेपी और उसकी सहयोगियों की 159 सीट में से 142 सीटें मिली थी। बीजेपी इस आंकड़े को फिर से दोहराना चाहती है। और देखिए इस बीच आज संसद में हुई सुरक्षा चूक पर बड़ी खबर आ रही है। संसद में सुरक्षा चूक पर जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी वो बैठक अब खत्म हो गई। स्पीकर ओम बिरला कर रहे थे सर्वदलीय बैठक। स्पीकर का सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा करने का निर्देश जो लोग आए और वे सांसद जिन्होंने आज हमें बचाया, वो चेंबर स्टाफ, वो पार्लियामेंट स्टाफ, सभी को पूछताछ करके पूरी जानकारी ले और हमसे भी राय ले कि क्यों, हमने क्या देखा है जब से नया पार्लियामेंट बना है, हमने क्या अनुभव किया है कि किस प्रकार से ये पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट आज भी अधूरा है। बहुत से लापरवाही है, बहुत से चूक है। हम बार बार देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े सिक्योरिटी लैप्सेस है, हमें अपने आंखों से दिख रहा है यहाँ पे। सर, जो गैस की स्वास्थ्य जांच भी कराई गई, क्या वजह हो सकती है? कोई आप लोगों को इफेक्ट आया? कोई भी नहीं। आप सोचो, पहले तो किसी हार्ट पेशेंट के बीपी को लेके, किसी महिला को मेंटली अगर कुछ उनको ट्रॉमा हुआ, किसी को सिम्टम्स को लेके अगर कोई अस्थमा पेशेंट है, क्या अस्थमा का कोई समस्या है, अब जानकारी पता चल रहा है कि गैस पॉइजनस नहीं है, लेकिन 2 घंटे बाद ये बोल पा रहे हैं, समय समय पे तो कोई नहीं। तो क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोटोकॉल है? करोड़ों का पैसा आपने नए पार्लियामेंट के निर्माण में तो खर्च कर दिया, लेकिन सुरक्षा में इतनी बड़ी छूट। आज तो इस परीक्षा में हमें पता चल गया है कि सुरक्षा की किसी प्रकार से तैयारी नहीं है। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि किसी को कुछ हुआ नहीं, लेकिन अगर वास्तविक में कोई बुरी मंशा को लेकर लोग आते तो आज हम देख रहे हैं कि कितने हमारे यहाँ पे पूरी जो प्रशासनिक और सिक्योरिटी की जो यहाँ पे तैनात हैं, कितने ये तैयार नहीं हैं और इनकी कोई भी यहाँ पे प्रोटोकॉल, ना प्रोसीजर, ना हेल्थ